हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका ईसीटी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों इन सारे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, देखने के बाद ज़रूर लाइक करें। Hello dear students, I am Rajesh Kumar and today we will study class 5th social science book and the chapter number 3 and the chapter's name is weather and climate। यानी कि चैप्टर का जो नाम है हमारा, ठीक है, क्लास 5 का जो बुक है उसका सोशल साइंस का जो बुक है उस बुक का चैप्टर 3 में लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो इसे आप बेहतरीन तरीके से याद कर लें एकदम बढ़िया से, और हम लोग इसको पढ़ेंगे आज डिटेल में एकदम पूरा, ठीक है, कि वेदर और क्लाइमेट जो चैप्टर है ये हमारे बीच में क्यों आया है, क्या जानकारी देना चाहता है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, देखिए चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम हम आप लोगों को समझा चुके हैं। और क्लाइमेट का मतलब हम बताएं जलवायु। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इसके बारे में परिचय, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर रैपिड चेंजेस इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का मतलब आप जानते हैं वातावरण, ठीक है, या पर्यावरण। तो देखिए, आपने देखा होगा, ठीक है, अपना पर्यावरण में एकदम रैपिड चेंजेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से बदलाव को देखा होगा, ठीक है। समटाइम्स इट में बी सन्नी, कभी कभी एकदम बहुत कड़ा धूप रहता है, पूरा एकदम धूप उगा हुआ रहता है। तो कभी कभी इट में भी रेनी, देखिए कहता है इट में भी रेनी, यानी कि कभी कभी बारिश होने लगता है, तो कभी कभी बारिश वो आसमान में बादल छाया हुआ रहता है। दिस वेरिएशन अफेक्ट्स आवर डेली एक्टिविटीज़। इस तरह की जो बदलाव हमारा मौसम में आते रहता है ये हमारा प्रतिदिन का लाइफ का जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उन सारी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है अपने आसपास में, ठीक है, प्रत्येक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब हम लोग बदलाव नहीं देखते हैं, ठीक है। सुबह का मौसम कुछ और रहता है, 10 बजते बजते कुछ और मौसम हो जाता है, 12-1 के बीच में कोई और मौसम रहता है, शाम तक कोई और मौसम हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारा मौसम में जो है हमारा इस पर्यावरण में बदलाव कंटिन्यू आते रहता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले वेदर के बारे में हमें बताएगा, यानी कि मौसम के बारे में। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर, ठीक है। एटमोसफेयर का डेफिनेशन आप याद कर लें, ये वाला जो लाइन है ये एटमोसफेयर का डेफिनेशन है, ठीक है। द एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर, यानी कि हमारा इस पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं हैं, एयर मतलब हवा, उसी हवा को ही हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, वेदर is the condition of the weather is the condition of the atmosphere at a place over a short period of time। यानी कि देखिए क्या कहता है कि वेदर एक तरह का स्थिति है, कंडीशन है, एक तरह का स्थिति है जो कि किसी जगह पर, ठीक है, कि किसी, देखिए, एट ए प्लेस यानी कि किसी जगह पर ज़्यादा लंबा समय तक नहीं, एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, यानी कि बहुत ही कम समय तक के लिए। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो अभी कुछ ही समय के बाद वो बारिश का मौसम जो है बदल जाएगा, है ना, और ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा, या तो गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए था, बहुत ही कम समय के लिए था, है ना। तो मौसम में बदलाव आ गया। इसीलिए क्या कहता है कि मौसम जो है एक शॉर्ट पीरियड वाला, ठीक है, शॉर्ट पीरियड टाइम का एक मतलब कि स्थिति है, जो स्थिति कुछ ही पल के लिए रहता है किसी जगह पर, हमेशा नहीं रहता, ठीक है। इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड आवर टू आवर। क्या कह रहा है कि वेदर यानी कि मौसम जो होता है वो प्रतिदिन बदल सकता है। जैसे कि आज का मौसम बहुत गर्मी है तो कल ठंडा भी हो सकता है, और कल ठंडा है तो परसों गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आवर टू आवर घंटों में भी बदल जाता है, ठीक है। अभी एक बजे कुछ और मौसम था तो 3 बजे कुछ और मौसम, इस तरह का स्थिति आ सकता है। तो ये होता है वेदर। वेदर को आप अच्छी तरीके से समझ गए कि हमारी आसपास की जो हवाएं हैं उस हवाओं को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किसी खास जगह पर, ठीक है, कुछ ही पीरियड के लिए, कुछ ही समय के लिए, ठीक है, वेदर जो है रहता है, वेदर में बदलाव आता है। किसी भी उसका स्थिति, वेदर का जो स्थिति रहता है, अगर बारिश का है तो बारिश में बदलाव आएगा, अगर धूप है तो धूप का भी बदलाव में आएगा ही आएगा, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन देखिए, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के बारे में क्या कहता है, क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्लाइमेट जो है एक स्थिति है, ठीक है, मौसम का स्थिति है जो बहुत ही लंबे समय तक किसी जगह पर रहता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स आवर लाइफ स्टाइल, और ये जो क्लाइमेट है वो हर इंसानों का लाइफ में जो है, ठीक है, प्रभाव, हर इंसान की लाइफ को प्रभावित करता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस
आवर क्लॉथिंग, यानी कि ये जलवायु जो है, जलवायु के कारण, ठीक है, इंसानों का कपड़ा बदल जाता है, घर भी बदलने की जरूरत पड़ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी जो सुविधा है उसको भी बदलना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ स्टाइल कैसे बदलता है। जैसे ठंडा का मौसम आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कॉटन वाला कपड़ा पहनते हैं? नहीं ना, हम लोग वूलन वाला कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंडा से बचना है। गर्मी जब आ जाता है तो क्या हम लोग गर्मी में वूलन का कपड़ा पहनते हैं, यानी कि ऊन वाला कपड़ा पहनते हैं? जी नहीं, हम लोग उसमें कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। यानी कि सारे मौसम के लिए अलग 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 तरह का हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लाइमेट इसी तरह से, ठीक है, इंसानों का जीवन को प्रभावित करता है। तो क्लाइमेट ये हुआ, क्लाइमेट जो एक लंबे समय तक के लिए रहता है, 20 साल 25 साल तक के लिए एकदम एक जैसा रहता है, ठीक है। और मौसम जो है वो कंटिन्यू बदलते रहता है, यानी कि वेदर जो है, वेदर एकदम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, और क्लाइमेट जो रहता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे जलवायु को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो देखिए, देयर आर 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि टोटल 5 कारक हैं। फैक्टर्स का मतलब कारक होता है, ठीक है। देखिए, ऐसा 5 कारक हैं जो हमारे इस जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला कौन सा है? देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। पिछला चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इक्वेटर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ का जो सबसे सेंटर वाला जो लाइन है लंबा सा, ठीक है, लेटीट्यूड लाइन, इसी लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर रहता है। आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं हम इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए वही कहता है, इन द फिगर, यानी कि इस फोटो में देखिए, द रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इस फोटो में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? कि ये देखिए, ये सारी सूर्य की किरणें हैं, सन रेज का मतलब सूर्य की किरणें। देखिए, ये सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी की सतह पर पड़ रही है ना। लेकिन देखिए क्या कहता है, नियर द इक्वेटर दिस रेज आर वर्टिकल, यानी कि ये जो इक्वेटर का जो लाइन है, इस देखिए यहाँ पे सूर्य अगर यहाँ पर है तो यहाँ से डायरेक्ट सूर्य का लाइट एकदम यहाँ तक आ रहा है, डायरेक्ट एकदम वर्टिकल आ रहा है ना, खड़ा एकदम पूरा वर्टिकल लाइट आ रहा है एकदम सीधा। जिसके कारण क्या होता है, बट देखिए क्या कहता है, बट एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, लेकिन जब इक्वेटर से हम लोग इधर की ओर जाना शुरू करें, यहाँ से इधर की ओर पोल के तरफ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ना। तो देखिए, जब यहाँ से नॉर्थ पोल की ओर और बढ़ते हैं तो देखिए सूर्य का रोशनी तिरछा होना शुरू हो जाता है, जिसको स्लैंटिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, द रेज बिकम स्लैंटिंग, यानी कि जो किरण था सूर्य का वो सीधा पड़ रहा था इक्वेटर के ऊपर, लेकिन इक्वेटर से जैसे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किए, वैसे जो है सूर्य का किरण जो था वो स्लैंटिंग होना शुरू हो गया। स्लैंटिंग का मतलब क्या हुआ? तिरछा होना शुरू हो गया, है ना। एंड कवर ए लार्ज एरिया, और देखिए ये स्लैंटिंग वाला हिस्सा जो है, यानी कि तिरछा किरण जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में पड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य का रोशनी एकदम पूरा वर्टिकल पड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है क्षेत्र, इस क्षेत्र में एकदम वर्टिकल लाइट पड़ रहा है सूर्य का, सन का, है ना। लेकिन यहाँ से इधर का क्षेत्र में देखिए, और यहाँ से इधर का क्षेत्र में वर्टिकल नहीं पड़ रहा है, बल्कि स्लैंटिंग रेज है, यानी कि तिरछी किरणें, है ना। तो दस एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन एरियाज नियर द पोल्स। इसलिए कहता है कि जो जो हिस्सा पृथ्वी पे जो क्षेत्र है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पे भारत दिख रहा है, भारत दिख रहा है ना, भारत का आधा हिस्सा को आप देखिए, ये इक्वेटर के जस्ट नज़दीक में है, इसलिए यहाँ पर पूरा गर्मी है। और यहाँ से आगे वाला क्षेत्र देखिए, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? बहुत दूर में है ना। तो बहुत दूर में है, तो देखिए ध्यान से कि वो बहुत दूर में है, जब इससे ये इक्वेटर से बहुत दूर में है तो वो पूरा ठंडा वाला क्षेत्र है, पूरा वहाँ पे बर्फीला इलाका है ना। तो इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या होता है। तो क्या कहता है कि इक्वेटर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। देखिए, मोर हीट, यानी कि इक्वेटर के पास रहने वाले जितने क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। और जो पोल के नज़दीक रहता है, यानी कि ये रहा पोल और इधर रहा पोल, ठीक है, इन दोनों पोल के नज़दीक वाला जो क्षेत्र है हमारी पृथ्वी का, उस क्षेत्र में क्या होता है कि ठंडा रहता है मौसम। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहला फैक्टर था, पहला कारक था ये, है ना, प्रथम कारक था ये। अब हम लोग द्वितीय कारक इसका पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। जैसे कि आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ तो वो ऊंचाई हुआ, है ना। तो ऊंचाई के बारे में देखिए,
पहला कारक हम लोग समझ चुके हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। दूसरा है अल्टीट्यूड। देखिए अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। देखिए क्या कहता है, हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स अल्टीट्यूड। यानी कि अभी हम लोग जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये भी हमारा समुद्र तल से ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है। अगर ऊंचा क्षेत्र नहीं रहता तो यहाँ पर भी बाढ़ वगैरह आ जाता, जैसे कि गुजरात में आ जाता है बाढ़, है ना, मुंबई में आ जाता है बाढ़, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ लगभग आते ही रहता है। तो इस अवस्था में देखिए उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं, कि जो समुद्र लेवल से ऊंचा स्थान पर जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को अल्टीट्यूड कहते हैं, उसका अल्टीट्यूड ऊंचाई, ठीक है। तो कोई जगह कितना ऊंचा है समुद्र से, ये उसका अल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स अल्टीट्यूड, यानी कि किसी भी जगह का ऊंचाई समुद्र से ऊपर, ठीक है, जितना ऊंचा होता है उसी को कहते हैं अल्टीट्यूड। और देखिए क्या कहता है, द टेम्परेचर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग हाइट। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि आपको वहां पर ऊपर ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जमीन का जो गर्मी है उस गर्मी से आप दूर होते चले जाते हैं, ठीक है। जमीन एक सॉलिड वस्तु है, ठोस वस्तु है, और इसके ऊपर जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो ये गर्म हो जाता है, इसलिए ज़मीन पर गर्मी लगता है। लेकिन जैसे यहाँ से ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे ऊपर में ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही कहता है कि कोई भी क्षेत्र पे, इसीलिए जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, या जो क्लाइमेट जो है उसका इसी तरह से प्रभावित होता है। देखिए क्या कहता है, द टेम्परेचर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग हाइट। इसके बाद द हाइयर वी गो द कूलर इट बिकम्स, यानी कि जितना ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर में ठंडा लगेगा। एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स। यानी कि देखिए अब क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप ये वाला जो फोटो है, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले 1000 मीटर है, 1000 मीटर पे जो है, ठीक है, टेम्परेचर कितना था, 23 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, है ना। लेकिन जब 1000 से 2000 मीटर ऊपर चला गया तो कितना घट गया, 3.5 डिग्री घट गया, नहीं 3 और 3 6, 6.5 डिग्री घट गया, है ना। यानी कि कितना इसी तरह से ऊपर गया तो और घटते जा रहा है टेम्परेचर। यानी कि ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी था, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर में कम गर्मी था, और ज़मीन से बहुत ऊपर में देखिए ये देखिए ठंडा होने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पे पर्वत जो है, पर्वत के ऊपर यहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत सारा रहता है ना। तो इन्हीं के कारण जो ऊपर वाला जो हवा है ये सारा हवा ठंडा रहता है, और इधर ऊपर में इसीलिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा वहाँ पर ठंडा महसूस हमें होता है, ठीक है। इस फोटो के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि अगर आप 165 मीटर धरती से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। मान लीजिए हमारे इस धरती पर का टेम्परेचर है कितना, 35 डिग्री अभी, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं, तो चलिए यहाँ से ऊपर चलना शुरू करते हैं। 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं, कितना मीटर, 165 मीटर ऊपर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री घट जाएगा। अगर 34 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री था, तो 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे 34 डिग्री हो जाएगा। फिर वहाँ से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो फिर 33 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से घटते घटते बहुत नीचे घट सकता है अगर हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है इसी तरह से घटते चला जाता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर इस तरह से देखना चाहें तो हम लोग ऐसे नहीं माप सकते। ऐसा मापने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि कोई एरोप्लेन वगैरह में जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब सेट करके एरोप्लेन में रखा जाता है। इसीलिए लोग जो है कंफर्ट, एकदम कंफर्ट तरीके से ही ट्रेवल कर पाते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो 165 मीटर का अगर डिस्टेंस में ऊपर, धरती से ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा टेम्परेचर। कहने का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ज़मीन है, यहाँ ज़मीन से हम लोग जो है, ज़मीन पे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 35 है। यहाँ से हम 165 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर था, तो 35 डिग्री से 1 डिग्री टेम्परेचर जो है घट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र से दूरी होना, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को अब समझेंगे, बहुत ही डीपली समझेंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम लोग इसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि सी का मतलब होता है समुद्र, और डिस्टेंस का मतलब दूरी होना, ठीक है, समुद्र से दूरी होना। देखिए द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि किसी भी जगह का जो है, ठीक है,
क्लाइमेट यानी किसी भी जगह का जलवायु, ठीक है, डिपेंड करता है समुद्र से वह कितनी दूरी पर स्थित है। कोई जगह मान लीजिए, यहाँ पे देखिए एक जगह, यहाँ पे रेड वाला जो दिखाया है ये जो है टेम्परेचर का है, ठीक है, थर्मोमीटर का ही एक मतलब थर्मोमीटर के टाइप में ही एक ऐसे दिखाया है रेड, और एक यहाँ पे ब्लू दिखाया है। तो देखिए ध्यान देने वाला बात ये है, और ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है समुद्र का है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये समुद्र का पोर्शन है और ये देखिए इधर धरती का पोर्शन है। तो देखिए समझने वाला बात ये है यहाँ पर, ठीक है, कि समुद्र के जस्ट बगल वाला जो क्षेत्र है वहाँ का टेम्परेचर देखिए ठीक है, ठंडा है ना, कूलिंग टाइप का है। और लेकिन यहाँ से ये जो क्षेत्र था ये यहाँ पे ठंडा वाला क्षेत्र था, क्योंकि समुद्र के आसपास का था, ठीक है। यहाँ पे मौसम जो है हमेशा बदलते रहता है, ठंडा गर्मी मतलब ठीक रहता है, बढ़िया मौसम रहता है समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र में। लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ें इधर और ज़्यादा दूर, अगर और ज़्यादा दूर जाएँ समुद्र से, और ज़्यादा दूर दूर जाएँ धरती पर, तो उधर जो बीच वाला जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में पूरा गर्मी होगा। देखिए वही कहता है, ठीक है, वी दे लॉन्ग कोस्ट लाइन वी हैव ए लार्ज कोस्टल एरिया एंड हियर द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो तो पूरा ठीक है, उधर तो कोई समुद्र वगैरह नहीं है, लेकिन साउथ वाला जो हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा का फोटो जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये है भारत का नक्शा, है ना। इस भारत का नक्शा में देखिए आप, ठीक है, इधर इसका जितना भी नॉर्थ वाला साइड का हिस्सा है, नॉर्थ में कहीं भी समुद्र वगैरह नहीं है। लेकिन देखिए इधर ये देखिए नॉर्थ से साउथ का जस्ट इसका उल्टा वाला हिस्सा देखिए, देखिए यहाँ पे हमारा भारत का जो है अगर देखा जाए कोस्टल कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है, तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र बहुत लंबा है हमारा भारत का, है ना। देखिए इधर इतना बड़ा समुद्र है और समुद्र के जस्ट बगल में हमारा भारत का इतना बड़ा हिस्सा है, यानी कि देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीन साइड जो है हमारा भारत का, ठीक है, तीन हिस्सा जो है हमारा भारत का समुद्र में ही है, समुद्र के जस्ट बगल में है। तो इतना लंबा तटीय क्षेत्र होने के कारण हमारा भारत जो है, ठीक है, यहाँ पर मौसम जो रहता है, ये तटीय क्षेत्र का जो मौसम है वो बहुत ही, ठीक है, मॉडरेट रहता है, हमेशा मतलब बदलते रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है वी द लॉन्ग कोस्ट लाइन वी हैव ए लार्ज कोस्टल एरिया एंड हियर द क्लाइमेट इज मॉडरेट, यानी कि हम बताएं भी आप लोगों को कि भारत का तीन कोना जो है वो समुद्र के जस्ट बगल में है। कोस्ट लाइन, कोस्ट, ये देखिए कोस्टल एरिया है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर नहीं क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जलवायु जो है वहाँ का मॉडरेट रहता है। एंड द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जनरली है, देखिए हैव नो हॉट वेदर, देखिए हॉट वेदर इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स, यानी कि देखिए क्या कहता है कि जो समुद्र के जो आसपास का जो क्षेत्र रहता है वहाँ का तो टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, लेकिन देखिए क्या होता है द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से जो दूर वाला क्षेत्र है, ठीक है, जगह है, उन जगहों का देखिए क्या होता है जनरली है हॉट वेदर, यानी कि समुद्र से दूरी। देखिए यहाँ पे समुद्र के जस्ट बगल वाला क्षेत्र जो था वो मॉडरेट था, अच्छा खासा टेम्परेचर था, ठीक है, क्योंकि समुद्र जो है उसको ठंडा करते रहता है उस क्षेत्र को। कैसे ठंडा करता है, तो उधर से जो समुद्र से जो ठंडी ठंडी हवाएं बह के आती है वो ठंडी ठंडी हवाएं इस क्षेत्र को ठंडा करता है। लेकिन यही जो क्षेत्र इधर दूर में था समुद्र से, उस क्षेत्र में एकदम पूरा गर्मी गर्मी से पूरा गर्म मौसम रहता है गर्मी के मौसम में, और ठंडा का मौसम में बहुत ठंडा रहता है क्योंकि इधर का मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये समुद्र के किनारे वाला, ठीक है, ठंडा का मौसम में ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि गर्मी का मौसम में वहाँ ठंडा, तो गर्मी का मौसम में यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं जो समुद्र से बह के आती हैं वो इस क्षेत्र को ठंडा करता है। लेकिन ठंडा का मौसम में क्या होता है, ठंडा का मौसम में धरती ऑलरेडी इतना गर्म हो जाता है, सॉरी ठंडा का मौसम में इतना ज़्यादा ये खुद ही ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य का रोशनी जो है बहुत ही तेज़ पड़ता है, इसके कारण क्या होता है वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है पानी का, है ना, और वो वाष्प जो है गर्म भाप बन के इस क्षेत्र में आता है, जिसके कारण क्या होता है पूरा एकदम फैला हुआ रहता है उस क्षेत्र में, जिसके कारण क्या होता है कि ठंडा का मौसम में यहाँ पर गर्मी ही रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, जिसका आनंद लिया जा सकता है, ना ही ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, ठीक है। चौथा देखिए जो चौथा कारक है वो हमारा जो डिपेंड करता है, ठीक है, वो देखिए क्या कहता है, देखिए डायरेक्शन वाइंड्स, यानी कि जो वायु है, वायु की दिशाएं, ठीक है। ये देखिए अभी ये पेड़ यहाँ पे खड़ा था सीधा, देखिए इधर से हवा आया तो देखिए टेढ़ा हो गया, इधर है, इधर की ओर झुक गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हवा का दिशाओं के कारण ही ऐसा होता है। तो देखिए इसके बारे में क्या कहता है,
ठीक है, कि हवा का दिशा भी जो है, ठीक है, कहीं का जलवायु पर प्रभाव डालता है। तो कैसे, देखिए, वाइंड्स आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, यानी कि हवाएं जो होती हैं, वायु जो होती हैं, ठीक है, वो भी, ठीक है, किसी क्षेत्र का जलवायु पर अच्छा खासा प्रभाव डालता है। वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मोस्ट वेदर, यानी कि जो हवाएं बहती हुई आती हैं किधर से, समुद्र की ओर से, ठीक है, वो अपने साथ देखिए कूल लाती है, ठंडा लाता है, और मोस्ट वेदर लाता है, यानी कि नमी से भरा हुआ मौसम लाता है। ठीक है, तो ये हवाएं भी बहुत ही अच्छा खासा काम निभा मतलब इंपॉर्टेंट काम निभा रहे हैं वो। वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज रेज द टेम्परेचर, देखिए, जब कोई हवा गर्म क्षेत्र से बहते हुए आता है तो वो गर्मी लाता है, अगर ठंडा क्षेत्र से बहते हुए आता है तो वो ठंडा लाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वाइल those कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज डिक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन क्या होता है कि जब कोई ठंडा क्षेत्र से अगर बहते हुए आता है तो किसी गर्म क्षेत्र का क्या करता है, टेम्परेचर को घटा देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ठंडा क्षेत्र से हवा आएगा तो ठंडा हवा आएगा, और जहाँ पर गर्मी होगा तो वहाँ का मौसम को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। समझ में आ गया? आगे देखिए क्या कहता है, समटाइम्स वाइंड ब्रिंग क्लाउड्स विद देम, और कई बार ऐसा होता है कि जो हवाएं बहती हुई आती हैं, ठीक है, वो हवाएं अपने साथ में क्या लेके आती हैं, क्लाउड्स को। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, और जब अपने साथ में बादल लेकर आता है तो देखिए रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्टिंग इन रेनफॉल, यानी कि जब हवाएं अपने साथ में बादल लेके आती हैं तो इट काउजेज रेन, यानी कि जिसके कारण क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्थ का जो हिस्सा है, यानी कि उत्तर, ठीक है, उत्तर भारत जो है, मैदान जो है, उत्तर भारत का जो मैदान है, ठीक है, उस मैदान के बारे में देखिए क्या कहता है। देखिए क्या कहता है इस मैदान के बारे में, ए वेरी हॉट एंड ड्राई एयर वाइंड फ्लोज एंड इट इज कॉल्ड लू। देखिए, भारत का कुछ नॉर्थ वाला हिस्सा में ऐसा है कि जहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही गर्म हवाएं बहती हैं, बहुत ही गर्म हवाएं और सूखी हवाएं, ठीक है, जो हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। इस सेट के लिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को भी समझ गए अच्छी तरीके से। देखिए, अभी तक हम लोग चार पढ़ चुके हैं, चार कारक पढ़ चुके हैं जो हमारा किसी भी क्षेत्र का जलवायु के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये चौथा नंबर का था। पांचवा नंबर का खत्म, ये रहा पांचवा नंबर का, ह्यूमिडिटी रहा। ठीक है, एक लास्ट है ये, ठीक है, जो कारक प्रभावित करता है हमारे किसी भी जलवायु को, ठीक है, क्लाइमेट को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। लास्ट है ये 5 नंबर का, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं मतलब नमी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमी वाला मौसम। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है नमी वाला मौसम रहता है। देखिए, वो क्या करता है कि ह्यूमिडिटी जो है क्या करता है कि कोई भी मौसम, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में बहुत बार ऐसा होता है कि चिपचिपा सा महसूस होता है ना, पूरा बॉडी चिपचिपा सा महसूस होता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि चिपक रहा है, कोई चीज़ हमारा बॉडी में चिपक रहा है, ऐसा महसूस होता है। वो पसीना आने के कारण, तो वो पसीना जो है ह्यूमिडिटी के कारण ही आता है। तो देखिए, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है, ठीक है, नमी किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हवा में जो वाटर वेपर रहता है, यानी कि पानी का जो भाप रहता है। अगर हवा में पानी का भाप का अंश अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनता है। एंड द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि अगर देखा जाए ह्यूमिडिटी, अगर गर्मी का मौसम है तो समुद्र का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी बह के आता है। लेकिन अगर समुद्र के जस्ट बगल में हम लोग रहें तो वहाँ पर तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा, एकदम बहुत ज़्यादा पसीने वाला मौसम रहेगा। लेकिन वहाँ से अगर दूर रहेंगे तो वहाँ तक भी वो हवाएं जो है चल के आती हैं। देखिए इस फोटो में जिस तरह से है ना, इस फोटो में देखिए ये पानी का वाष्प है जो कि किसी सॉलिड या कोई सॉलिड वस्तु के ऊपर पानी का वाष्प आके बैठ गया है, ठीक है, या टच हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ पर वो पानी का रूप ले लिया है ना। और देखिए इसको उंगली से, अपना हाथ से देखिए किस तरह से इसको किया गया है ना, डिज़ाइन जैसा बना दिया गया है। तो कैसे ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारा जो था वाष्प के रूप में था। ये जब बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही डाला यहाँ पे, देखिए इस क्षेत्र में, यहाँ से देखिए इस क्षेत्र में जैसे ही अपना उंगली से ऐसे किया, रगड़ा, वैसे ही क्या हुआ कि इसका बॉडी का टेम्परेचर से फिर से वहाँ से जो पानी था वो वाष्प का रूप ले लिया और वो गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। देखिए, वाइंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट्स मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट इन कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। क्या कहता है कि जो हवाएं बहते हुए आती हैं समुद्र के ऊपर से, वो अपने साथ में, ठीक है, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा लेके आती हैं, समुद्र से बहुत ज़्यादा नमी को
कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और ठीक है, जो कोस्टल क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र जो होता है, अभी दिखाए थे भारत का जो तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को पूरा तरह से ह्यूमिड कर देता है, एकदम पूरा तरह से ह्यूमिड, यानी कि पूरा तरह से नमी वाला मौसम। और एंड देखिए, ह्यूमिड मेक्स यू स्वेट अलॉट। और ह्यूमिड जो होता है, ठीक है, ह्यूमिड जो होता है वो इंसानों को बहुत ज़्यादा पसीना देता है। स्वेट का मतलब पसीना, ठीक है। तो ये हुआ 5 टोटल फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स आवर क्लाइमेट, यानी कि कोई ऐसे 5 फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं, भी 5 कारक के बारे में पढ़े हैं जो क्या करता है, हमारा जलवायु के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब उनके बारे में कुछ मापने वगैरह का दिया हुआ है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए, मेजरिंग क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट को कैसे मापा जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर द क्लाइमेट, यानी कि हमारा जलवायु को मापने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का, औजारों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, पहला नंबर में है थर्मोमीटर। आई होप दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द थर्मोमीटर एंड ऑल्सो यू हैव यूज्ड इट व्हेन यू वेयर इल और व्हेन यू वर सफरिंग फीवर, यानी कि जब आप बुखार से पीड़ित थे तब आप थर्मोमीटर को जरूर देखे होंगे। आपका बॉडी टेम्परेचर को मापा गया होगा डॉक्टर के द्वारा, या आप घर पे भी मापे होंगे, आपने ज़रूर थर्मोमीटर को देखा होगा। इज दैट क्लियर? आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। तो देखिए, थर्मोमीटर जो है कि बहुत ही खासा इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का औजार है या हथियार है, जो भी कह लें। इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, या तो तकनीकी भी कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का हिंदी, ठीक है। देखिए, इस थर्मोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि थर्मोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर का मतलब तापमान, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, यानी कि थर्मोमीटर से जो मापा जाता है टेम्परेचर को, तापमान को, वो डिग्रीज में मापा जाता है, कितना डिग्री गर्म है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर 2 डिफरेंट स्केल्स, यानी कि 2 डिफरेंट स्केल्स हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए 2 अलग अलग स्केल्स हैं, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दूसरा बैरोमीटर। बैरोमीटर भी एक बहुत ही खास उपकरण है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा या हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एन एरिया, यानी कि देखिए, इस बैरोमीटर का प्रयोग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक यानी कि पर्यावरण में जो वायु दाब है, वायु दाब जो है उसको मापने के लिए, उसका दबाव को मापने के लिए ही बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इट कैन मेजर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण के द्वारा, ठीक है, जो दबाव बनाया जाता है, उस दबाव को मापा जा सकता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर में किन चीज़ों का प्रयोग करके? वाटर का, एयर का और मरकरी का, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप सकते हैं। एंड द थर्ड नंबर इज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, लेट्स स्टडी नाउ। हे सी, देखिए यहाँ पे रेन गेज। रेन गेज जो ये भी एक बहुत ही खास उपकरण है। इट इज़ यूज टू मेजर द रेनफॉल, यानी कि ये एक ऐसा उपकरण है जो बारिश का मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। बारिश का मात्रा आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बारिश का मात्रा क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए बारिश क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो कितना बारिश हुआ, इस चीज़ को कैसे मापेंगे? तो रेन गेज के मदद से, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, ए रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज ओडोमीटर और प्लूवियोमीटर, यानी कि इसी रेन गेज को, ठीक है, प्लूवियोमीटर भी कहा जाता है या तो फिर ओडोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग किसका किसका क्या माप सकें? तो बारिश का मात्रा को माप सके। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है, ठीक है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट को मापने के लिए थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया बैरोमीटर एंड थर्ड नंबर हो गया रेन गेज। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं किसको मापने के लिए? क्लाइमेट। और देखिए एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए हमारा जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूसरा है अल्टीट्यूड, थर्ड नंबर है द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, और चौथा है डायरेक्शंस, देखिए डायरेक्शन वाइंड्स, एंड 5 नंबर में हमारा जो पढ़े थे अभी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक था इस चैप्टर में, हम लोगों ने इसे समझ लिया और क्लियर कर लिया।
तो आज का चैप्टर में बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी बातों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे तरीके से आप समझेंगे इसको। और कोई तरह का दिक्कत होता है तो ज़रूर आप इस वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। मैं आपके हर सवालों का जवाब आपको वीडियो बना करके ही दूंगा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके और सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज का वीडियो में बस इतना ही।